नमस्कार। अब हम बात करेंगे मानक स्कोरों की, जो हमारे स्टैंडर्ड स्कोर है। सबसे पहले बात आती है कि स्टैंडर्ड आपके जो स्कोर है, मानक आपके प्राप्तांक है, वो है क्या और इनका यूज़ हम सांख्यिकी में शोध के लिए क्यों करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर किसी चीज़ को अगर हमको बताना है कि वो चीज़ कैसी है तो एक मापनी होनी चाहिए। मतलब मापन हम मेजरमेंट करते हैं, तो मापनी जो होती है जिसकी निर्धारित होती है, जैसे आपको किसी का भार नापना है तो किलोग्राम में आप नापते हैं। तो अगर वेट मशीन है तो अगर उसमें मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है तो एकदम एग्जैक्ट आपको बताएगा। कोई 80 किलो का है तो वो 80 किलो ही बताएगा, या लंबाई नापनी है, मीटर स्केल है तो वो उतना ही बताएगा। लेकिन कभी कभी जब हम व्यवहारिक विज्ञान में आते हैं, जैसे हम बुद्धि लब्धि नापते हैं, रुचि नापते हैं और आपके अन्य जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको नापते हैं, तो अलग अलग मापनी से उसका मान अलग अलग आता है। तो बात ये हुई कि हम किसके मानों को माने और किसको रिजेक्ट करें। तो सब चीज़ का कंक्लूजन ये निकला कि ऐसे स्कोर्स कुछ बनाए गए, जैसे Z स्कोर है, T स्कोर है, C स्कोर है, स्टेनाइन स्कोर है। तो उनके द्वारा हम मध्यमान मानक विचलन के बीच संबंध स्थापित करा के एक एक्यूरेट, एक स्टैंडर्ड मान प्राप्त करते हैं, जिसकी सहायता से हम जो भी हमारे रिजल्ट है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर हम स्टैंडर्ड स्कोर की बात करें तो स्टैंडर्ड स्कोर वो स्कोर आप कह सकते हैं जिन उनके लिए यूज होता है जिनकी एक निर्धारित मापनी, एक आपका कह सकते हैं कि जो हमारे नियम बनाए गए हैं एक्यूरेसी के, अगर उनके हिसाब से उसकी मापनी नहीं है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग स्कोरिंग हो रही है, तो उसको आप मानकीकृत करने के लिए उन स्कोरों का यूज करते हैं। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो जिनके संदर्भ आधार पर कोई इकाई ना हो, जैसा कि मैंने कहा कि कोई एक मानक इकाई ना हो, उनका तुलनात्मक पैमाने पर अर्थयुक्त समतुल्य प्राप्तांक जो विभिन्न प्राप्तांकों की सापेक्षिक स्थिति प्रकट करते हैं। जो आपके विभिन्न प्राप्तांक है, जैसे आप मध्यमान है, मानक विचलन है, उसकी सापेक्षिक स्थिति जिसके द्वारा हम उसकी व्याख्या करने में सक्षम हो सकते हैं, तो उनकी स्थिति को प्रकट करते हैं। उन स्कोर्स को, उन मानों को हम स्टैंडर्ड स्कोर या मानक प्राप्तांक कहते हैं। अब बात आती है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ज़्यादातर हमने जहाँ तक सुना है मानक तो उस स्कोर को सबसे प्राचीनतम जो माना गया है जब से इसका इनोवेशन हुआ है, तो Z स्कोर की बात आपने सुनी होगी। Z स्कोर हमारा सबसे पुराना मानक स्कोर है। इसमें अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो यहाँ पे आप देखिए कि Z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। यहाँ पे x क्या है, आपका प्राप्तांक है, m क्या है, आपका मध्यमान है, और सिग्मा आपका मानक विचलन है। मतलब जो हम प्राप्तांक प्राप्त करते हैं उसका और उस पूरे डाटा के जो आपका मीन है उसका डिफरेंस किससे आप भाग दे रहे हैं, आपके मानक विचलन से। तो जो स्कोर आपको मिल रहा है वो आपका Z स्कोर कहा जाता है। इसको अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आप सिग्मा को ऊपर ले जाइए Z के पास, तो ये x का मान निकालना है कि आपका प्राप्तांक क्या है। तो x इज इक्वल टू Z इंटू सिग्मा, और ये माइनस है उधर जाएगा प्लस m। तो ये आपका सूत्र यहाँ से मिल गया जहाँ से हमको इसको स्कोरिंग करनी होती है। अब बात करें कि स्कोरिंग तो हमने कर दी, पर इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। तो ये दशमलव के 2 अंकों तक लिया जाता है। दशमलव के 2 अंकों तक इसका मान हम निर्धारित करते हैं, और जब ये पॉजिटिव आता है, मतलब Z का मान जब पॉजिटिव आता है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि जो आपका प्राप्तांक है, मूल प्राप्तांक, वो मध्यमान से ज्यादा है। जो मध्यमान है आपका, उससे मूल प्राप्तांक अगर ज्यादा होगा तो Z का मान आपका पॉजिटिव आएगा। इसके विपरीत अगर Z का मान निगेटिव आता है तो आप कह सकते हैं जो मूल प्राप्तांक है वो आपके मध्यमान से कम आए हैं। साथ ही साथ जो जब Z इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या आप कहेंगे कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Z इज इक्वल टू 0 मतलब संतोषजनक। यहाँ पे जब इसकी यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी आई कि जब हम व्याख्या करने लगे, अगर किसी बच्चे को ये बोलेंगे कि आपके बच्चे का स्कोर 0 है
जेड स्कोर 0 है, तो वो सोचेगा कि उसने कुछ गेन ही नहीं किया, जबकि यहाँ उल्टा इसका मतलब यह है कि वो बैलेंस्ड बीच में है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो एकदम मध्यमान पे है। तो व्याख्या करने में इसमें संप्रेषण में जो प्रॉब्लम आती थी, इसके बाद इसके आगे के आपके मान इनोवेट हुए, तो उसके आगे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर इसके बाद z मान के बाद हम बात करें तो हमारा आता है t मान। अक्सर आपने सुना होगा t स्कोर। अब आपका एक t टेस्ट स्कोर है और यहाँ पे जो t स्कोर है, इन दोनों में थोड़ा सा आपको फॉर्मूले में डिफरेंस दिखेगा। ये t स्कोर z से संबंधित है, z के से संबंधित होते हुए मीन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम पहले z की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद जो है हमारा आगे t की वैल्यू निकलती है। अगर z की वैल्यू आपकी दी है तो हम बस पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि t इज इक्वल टू 10 इंटू जेड प्लस 50। यहाँ पे जो हमारा 10 है, ये हमारा क्या है, आपका माध्य है, समांतर आपका कह सकते हैं कि जो आपका मध्यमान है वो आपका 50 है, और जो आपका मानक विचलन है यहाँ पे क्या है, 10 है। क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे जब z का मान निकालते थे तो आता था सिग्मा इंटू जेड प्लस m। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या है, 10, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन है, उसका मान यहाँ पर 10 है, और जो आपका मध्यमान है उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, 50। तो यहाँ आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको z पता हो कि t इज इक्वल टू 10 इंटू जेड प्लस 50। अगर आपको z की वैल्यू नहीं पता है तो आप यहाँ z का फॉर्मूला लगा देंगे, z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, जो हमने यहाँ पे देखा। अगर रखेंगे इस फॉर्मूले को, t इज इक्वल टू 50 प्लस 10 इंटू जेड का फॉर्मूला एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। यहाँ पे आपका मध्यमान 50 और मानक विचलन क्या है, आपका 10 है। इसकी वैल्यू वेरी करती है 20 टू 80 के बीच में, अगर टी स्कोर की हम बात करें। अब अगले स्कोर की हम बात करेंगे यहाँ पे सी स्कोर या सी मान की। इसमें कुछ नहीं है, आप इसको देखिए, सी स्कोर इज इक्वल टू 5 प्लस 2z। ये फिक्स है आपका, मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 10z प्लस 50 है और c इज इक्वल टू आपका 5 प्लस 2z है। तो यहाँ पे आपका जो 5 है वो टर्म आपका मध्यमान है और 2 जो है वो आपका मानक विचलन है। जब भी हम c मान निकालेंगे तो अगर हमको z की वैल्यू दी रहेगी तो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे 5 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू। अगर z की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम z के फॉर्मूले यहाँ पे रख देंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे c इज इक्वल टू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, जो कि z का फॉर्मूला है। इसका जो पैमाना है वो हमारा 0 से 10 के बीच में होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अगर टोटल पैमाना देखेंगे तो 10, ये 1, 11, आपका 11 पैमाने इसमें होते हैं। तो ये हो गए हमारे सी वैल्यू। अब लास्ट जो हमको अध्ययन करना है यहाँ पे वो है आपका स्टेनाइन। अगर किसी चीज की स्टेनाइन वैल्यू निकाली है तो यहाँ पर जस्ट सी में ये अप्रोक्स 2 और इसकी जगह हम 1.96 रख देंगे। ये आपका 1.96 यहाँ पे अगर कर दें तो ये हमारे सी मान से स्टेनाइन मान में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी सेम प्रोसेसिंग, अगर आपको z की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट इसमें z की वैल्यू रख दीजिए, नहीं तो फॉर्मूला रखेंगे तो एस स्टेनाइन मान जो आपकी वैल्यू है 5 प्लस 1.96 इंटू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, ये द्वितीयक विचलन या अनुशीलन इसके अंतर्गत आता है। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड स्कोर हैं जिनको शॉर्ट में हमने देखा कि क्या होते हैं। अगर इनकी स्केलिंग की जाती है तो वो 2 प्रकार से की जाती है, चाहे z मान हो, चाहे t मान हो, चाहे c मान हो, चाहे स्टेनाइन मान हो। इसकी स्केलिंग 2 प्रकार से जो की जाती है, एक होता है आपका लीनियर स्केलिंग या रैखिक परिमापन, और दूसरा होता है सामान्यीकृत आपका परिमापन, मतलब जो आपके कह सकते हैं कि जो एनपीसी से संबंधित होते हैं। अभी आगे हम एनपीसी की भी चर्चा करेंगे। तो जो आपके रैखिक परिमापन होते हैं उसमें मीन और एसटी होता है, मतलब आपके मध्यमान और स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं। जो प्राप्तांकों का विस्तार है उस पे आधारित या आपके मध्यमान और मानक विचलन पे आधारित जो आपका परिमापन होता है उसको हम रैखिक रेखीय परिमापन या लीनियर आपका स्केलिंग कहते हैं।
इसका फॉर्मूला x इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स अपॉन सिग्मा एक्स आई प्लस एम। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से इसको स्केलिंग करते हैं। और अगर हम सामान्यीकृत परिवर्तन की बात करें तो हम एनपीसी के रूल के आधारित, जिसमें मीन मीडियन सब बीच में होता है और उसकी जो वेरिएशन होती है उसके आधार पर हम स्केलिंग करते हैं। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड स्कोर। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसके आगे के जो सांख्यिकी प्रविधियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे।